नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत नर्मदा सोन घाटी। ये हमारा पार्ट 5 है। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक, मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा सोन घाटी। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एमपीपीएससी प्री में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या ज्यादा भी आने की संभावना होती है। आपका एमपीपीएससी प्री 17 दिसंबर को है, तो बिल्कुल आप पढ़ते रहिए। और इस टॉपिक को पढ़ने के साथ में, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके पास में एमपी का मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। बात क्लियर है? चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है और कितना हमें पढ़ना बाकी है। देखिए, एमपी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, जिसके 5 पार्ट हैं। दूसरा है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तीसरा है आपका पूर्वी पठार। ठीक, तो हम इस समय पढ़ रहे हैं मध्य उच्च प्रदेश। तो ये मध्य उच्च प्रदेश को 5 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका है मध्य भारत का पठार, जो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आपका है मालवा का पठार, पढ़ लिया है। बुंदेलखंड का पठार पढ़ लिया है। रीवा पन्ना का पठार पढ़ लिया। तो अंतिम जो आपका बचा हुआ है नर्मदा सोन घाटी, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ ही मध्य उच्च प्रदेश हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, अगला आपका है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। उसके बाद में है पूर्वी पठार यानी बघेलखंड का पठार। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं नर्मदा सोन घाटी। अब देखिए, ये आपका एमपी का आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है। इसको देखें आप, जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं मध्य उच्च प्रदेश का पार्ट है। तो मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है? देखो, यहां से यहां तक इसका विस्तार है। ठीक, इसके 5 पार्ट हैं। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और यहाँ पर आपका नर्मदा सोन घाटी, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, 5 पार्ट है। तो ये आपका है नर्मदा सोन घाटी। अगर आप इसकी लोकेशन की बात करें तो उसके उत्तर में यहां पर मालवा का पठार है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसके दक्षिण की बात करें तो यहां पर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, यहां से लेकर यहां तक। बात क्लियर है? इसके पूर्व में, इसके ईस्टर्न पार्ट में यहां पर बघेलखंड का पठार है। बाकी बातें इसके आगे पढ़ेंगे कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, कितने प्रतिशत में इसका विस्तार है। ठीक, तो इसकी लोकेशन आपको क्लियर है। इसके ऊपर नीचे क्या है, एक क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये क्लियर होगा तो, अगर आपको ये क्लियर होगा तो भूगोल में अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो आपका नर्मदा सोन घाटी है, इसका विस्तार देखिए यहां से लेकर यहां तक है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 86,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये देखें, ठीक, जो आपका एमपी का क्षेत्रफल है उसका 86,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो ये जो 86,000 है, एमपी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 26 यानी 26%। ये आपको क्लियर है? ठीक, चलिए, तो कहां से कहां तक विस्तार है, लोकेशन कहां पर है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितना परसेंट में इसका विस्तार है, वो हमने पढ़ लिया है। आगे बात करते हैं कि भैया इसकी जो, अब देखिए हमारे टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। यदि आप एमपीपीएससी प्री को फोकस कर रहे हो, जो आपका 17 दिसंबर को है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आपके लिए हमने इसमें 40 मॉक टेस्ट को कवर किया है, 40 मॉक टेस्ट को कवर किया है, प्रीवियस ईयर पेपर को कवर किया है, साथ में एमपीजीके से 40+ क्वेश्चन आते हैं। तो हमने इसमें लगभग 600 क्वेश्चन को कवर किया है। ये पूरी टेस्ट सीरीज बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। साथ में हमने करंट अफेयर को भी कवर किया है। करंट अफेयर हमने मंथ वाइज कवर किया है, हर मंथ का अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज को arambclass.com से परचेस करिए। कोई समस्या हो इस नंबर पे कॉल करिए 9422486903। आपको सभी समस्या का आपका समाधान इसमें मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, आपकी जो स्थिति है यानी अक्षांशीय देशांतरी स्थिति है, मतलब ये कहने का ये है, हम हर बार पढ़ते हैं, मैं आपको हर बार समझाता हूं कि भैया पृथ्वी, जो आपका पृथ्वी है, ग्लोब है, इस पर कुछ काल्पनिक रेखा होती है। जो तिरछी रेखा होती है उनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक, अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा। तो
जो सेंटर में होती है, बीच में अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसको हम लोग विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो इक्वेटर, ये आपकी जो रेखा उसको बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा। इसके उत्तर में जो अक्षांश रेखा होती है उनको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, जो नीचे होती है उनको बोलते हैं दक्षिणी। तो भाई यहाँ पर जो हमारा एमपी है वो यहाँ पर आता है, यानी उत्तरी अक्षांश में आता है, और सेंटर में इसको रेखा होती है। तो इसके इस तरफ जो दिशा, अब देखिए जो ऊपर से नीचे रेखा आती है उनको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक, अब चूंकि ये जो आपका एमपी पूर्वी क्षेत्र में है, तो आपकी जो एमपी वो आपका आता है पूर्वी देशांतर में। मतलब क्या हुआ, एमपी का विस्तार कहाँ हुआ, एमपी का विस्तार उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य में है। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो तो कहाँ से कहाँ तक विस्तार है आपको वो देखना है ना। देखिए जरा उसको, देखिए भैया, जैसे सपोज करिए ये आपका नर्मदा, ये आपका है नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र। ठीक, तो जो अक्षांश रेखा यहाँ से गई है, जो अक्षांश रेखा यहाँ से गई है वो कौन सी है, फिर जो देशांतर रेखा यहाँ से गई है और जो देशांतर रेखा यहाँ से गई है उसका हमको जानना है कि वो कितनी है। अब देखो जो आपकी अक्षांश रेखा है, जो आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा है वो आपकी है 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट, यानी 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट, ऐसे ही है उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। ठीक, अब बात करेंगे, ये आपका हो गया, इसकी बात की अभी हमने बात की, अक्षांश की बात करी। ठीक है, अक्षांश की बात करी। अब बात करेंगे हम लोग देशांतर के बारे में कि भैया पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखिए जरा इसको, जो आपका पूर्व देशांतर है उसका विस्तार है 74 डिग्री से लेकर 81 डिग्री 30 मिनट के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। ठीक, तो 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 22 डिग्री 30 मिनट के मध्य इसका, उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार है। और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री से लेकर 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। यह आपको क्लियर है। ठीक, मतलब कि यहाँ फिर देखिए मेरा उद्देश्य है कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा कि यहाँ जो देशांतर है वो कौन सी है, वो आपकी है 74 डिग्री, और 74 डिग्री ये है, ये आपकी है 81 डिग्री 30 मिनट, ये आपका हो गया। और देशांतर अक्षांश क्या है, अक्षांश आपकी ये है, यहां से लेकर यहां तक। ये कौन सी है आपकी, ये आपकी है 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट। ठीक, इसका इतना विस्तार है। चलिए ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य में है। चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया इसकी भौगोलिक जो स्थिति है, अभी हम पढ़ा, अभी हमने इसका जो फिजिकल, इसका जो लोकेशन है उसको पढ़ा हमने, दोबारा पढ़ लेते हैं। यह राज्य का सबसे निचला भूभाग है भैया, जो आपकी नर्मदा सोन घाटी है, यह राज्य का सबसे निचला भूभाग है। मतलब अगर आपका जो राज्य है, राज्य का अगर इस प्रकार से आपका है, इस प्रकार से इसका उच्चा बच है, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आपका है नर्मदा सोन घाटी, सबसे निचला भाग। क्लियर बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण, मालवा का पठार तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में, मतलब ये आपका मालवा का पठार है, ये रीवा पन्ना पठार है, तो इन दोनों के दक्षिण में, इसके साउथ में आपका आता है नर्मदा सोन घाटी, तथा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। जो आपकी सतपुड़ा, क्या बोलना चाह रहा है ये, मालवा का पठार रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में और सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है ना। चलिए इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद है कि इसका क्षेत्रफल पढ़ लिया हमने 86,000, जो कि 26% है एमपी के क्षेत्रफल का। अगला आपका देखें, जलवायु की बात करें तो यहाँ पर मानसूनी जलवायु होती है। इस प्रकार के जलवायु में
गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और ठंड में साधारण ठंड पड़ती है। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है लेकिन इसमें ठंड जो है वो साधारण पड़ती है। बात क्लियर है? चलो अब देखिए, वर्षा यहाँ पर 125 सेंटीमीटर होती है। चूंकि यहाँ पर पहाड़ पर्वत अधिक मात्रा में है इसलिए वर्षा यहाँ पर अधिक मात्रा में होती है। ठीक, अब देखिए वन की बात करें। अब चूंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है इसलिए सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस प्रकार के यहाँ पर वन पाए जाते हैं। हरियाली यहाँ पर पर्याप्त है। अब ये कौन से जिलों में इसका विस्तार है? देखो भैया, यहाँ पर अगर आप देखें उसका क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है ना, कटनी वाला, कटनी, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र है। तो जबलपुर आपका आ गया, मंडला, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, होशंगाबाद की नर्मदापुरम, उसके बाद हरदा, खंडवा, देवास, रायसेन, डिंडोरी, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, ये पूरा पार्ट आपका इसमें कवर हो गया है ना, ये पूरा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पूरा ये हो गया इसमें कवर। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका आ गया नर्मदा सोन घाटी है ना। तो ये आपके जिले, आप मैप पे देखिए कि जो नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जिले आना चाहिए आपके हिसाब से और कौन से जिले हमने इसमें कवर किए। ये एक अंदाज है, एग्जैक्ट लोकेशन निकालना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, तो हम अंदाज से जिले निकाले हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी कम आते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ में कन्फ्यूज़न होता है। चलिए अगला आप देखिए, हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। स्ट्रेटेजी देखिए, अगर आपके पास समय काफ़ी कम है उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। तो अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हो तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, काफ़ी कम प्राइस में है। इस नंबर पे कॉल करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा, देखिए अब बात करेंगे मिट्टी के बारे में, फसल के बारे में। देखिए फसल यहाँ पर कौन सी होती है, तो ये फसल यहाँ पर गेहूं, चावल, कपास और मूंगफली होती है। क्यों होती है? देखो गेहूं, आपको जो कपास है ये बेसिकली काली मिट्टी में होता है। तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी होती है? यहाँ पर गहरी काली मिट्टी होती है। अगर आप देख पा रहे होंगे मैप को, हमने पढ़ा था कि ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये वाला क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी का। यहाँ पर गहरी काली प्रकार की मिट्टी होती है। कौन सी होती है? गहरी काली प्रकार की मिट्टी होती है, इसलिए इस क्षेत्र में गेहूं और कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है। ठीक, तो मिट्टी का संबंध है फसल से, जो हमको क्लियर हो गया। अब खनिज की बात करें, और देखिए मैंने आपको इससे पहले कहा था कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की फसल है, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार की खनिज है, उसी का संबंध, उससे ही आपका उद्योग जुड़ा होता है। जो आपकी इंडस्ट्री होती है, तो जो आपकी इंडस्ट्री होती है उनका संबंध होता है आसपास किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार की फसलें हैं, किस प्रकार के खनिज हैं, उसी प्रकार से वहाँ का उद्योग आगे बढ़ता है। ठीक, अब बात करते हैं खनिज के बारे में। तो ये सफ़ेद संगमरमर यहाँ पर होता है, आपके जो भेड़ाघाट है जबलपुर से प्राप्त होता है। टंगस्टन जो आपका आगरगांव है होशंगाबाद में आता है, वहाँ पर होता है। चीनी मिट्टी आपकी जबलपुर में होती है और यहाँ पर चूना पत्थर भी होता है। अब चूंकि यहाँ पर चूना पत्थर होता है इसलिए इस क्षेत्र में सीमेंट की फैक्ट्री होना बिल्कुल वाजिब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उद्योग की बात करें तो भैया सीमेंट यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर, कटनी के आसपास क्षेत्र में चूना पत्थर होता है, इसलिए यहाँ पर सीमेंट उद्योग लगाया गया है। ये आपको क्लियर है। गन कैरेज फैक्ट्री है यहाँ पर जबलपुर में है। जो आपकी तोप है, जो आपके वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है, उसके लिए जो हथियार है, आपका शस्त्र बल है, सशस्त्र बल है, उसका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तोप है, आपके जो गन कैरेज वगैरह। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये भी आपकी जबलपुर में है ना। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है, नर्मदापुरम में है। यहाँ पर जो आपके नोट बनते हैं, तो नोट बनने के लिए जो पेपर चाहिए होता है, तो नोट के लिए पेपर का निर्माण यहीं पर किया जाता है। SPM सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, नर्मदापुरम। क्लियर है बात? चलो अब बात करेंगे नदियों के बारे में। तो भैया किस प्रकार की यहाँ पर कौन सी नदियाँ होती हैं उनको पढ़ते हैं हम लोग मैप के माध्यम से। देखें, अब देखें जो आपका ये क्षेत्र है, ये बेसिकली आपका ये वाला क्षेत्र है। तो नर्मदा और जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं वो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। ठीक, देखें नर्मदा सोन है, दोनों ही अमरकंटक से निकलती है। जोहिला है, ये भी निकलती है। तवा, दूधी, शक्कर, जितनी भी नदी है देखो यहाँ पर है, देख पा रहे हैं आप। नर्मदा है यहाँ पर, देखिए नर्मदा है, तवा यहाँ पर है, उसके बाद दूधी, शक्कर, इस प्रकार से नदियाँ जो हैं वो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं।
क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करेंगे पर्यटन के बारे में। जो आपका टूरिज्म है तो उसके लिए आपका 64 योगिनी मंदिर है, आपका जबलपुर में भेड़ाघाट में आता है ये। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, खंडवा में आता है ना। उसके बाद में हनुमंतिया है, बहुत फेमस है। गोवा की थीम में इसको, जो आपका गोवा है उसी प्रकार से इसको डेवलप किया गया है, जो काफ़ी रेवेन्यू यहाँ से सरकार को प्राप्त हो रहा है, खंडवा में आता है। और इसके आने से आसपास की जो प्रॉपर्टी है उनके रेट काफ़ी स्पीड से बढ़े हैं। महेश्वर बात करें तो महेश्वर आपका खरगोन में आता है। ठीक, अब देखें 52 गजा ये आपका जैन तीर्थ स्थल है, ये आपका बड़वानी में आता है। अब देखिए ठीक, ये आपका 64 योगिनी मंदिर है जबलपुर में, इस प्रकार से इसका प्रांगण है। देखें आप जरा, ये आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ये मंदिर, ये आपका जो ये वाला मंदिर है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद देखें ये आपका हनुमंतिया पिकनिक स्पॉट है। इसको गोवा की तरह, जो आपके गोवा में जो आपका समुद्र है इस प्रकार से इसको डेवलप किया गया है। कहाँ पर? खंडवा में। ठीक, इस प्रकार से इसको जो आपके टेंट हैं वो वहाँ पे लगाते हैं, और उसी प्रकार से काफ़ी महंगा भी होता है। आसपास की प्रॉपर्टी के काफ़ी रेट बढ़े हैं, जो आपके होटल हैं उनके काफ़ी यहाँ पे रेट बढ़े हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल है। इससे रोजगार बढ़ा है, जो आपका टूरिज्म है वो बढ़ा है, सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है। ठीक, जो आपका महेश्वर है वो खरगोन में आता है। देखिए इस प्रकार से महेश्वर है, यहाँ मंदिर है। ठीक, ये आपका जैन तीर्थ स्थल है, 52 गजा बड़वानी में आता है ये। और काफ़ी देखो ये बहुत बड़ी मूर्ति है, 52 गजा में देखो इस प्रकार से मूर्ति है, काफ़ी ऊंचाई पर है। काफ़ी देखो आसपास काफ़ी हरियाली है। तो यहाँ देखो पूरा बहुत नीचे से ऊपर आके सीढ़ियों के माध्यम से चलना पड़ता है, यहाँ पर जाके बड़ी सी मूर्ति है। ठीक, तो ये आपका हो गया। ठीक, तो अब देखिए हमने विशेष की बात करें तो ये नर्मदा सोन घाटी राज्य का सबसे निचला भूभाग है। नर्मदा यहाँ पर बहती है, और नर्मदा बेसिकली विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में जो आपकी भ्रंश घाटी है उसमें बहती है। तो चूंकि ये काफ़ी निचला क्षेत्र है इसलिए ये एमपी का सबसे निचला भूभाग है। विषम स्थलाकृतियों, अब देखिए क्या है, नदियों ने अनेक जल प्रपातों का निर्माण किया है। क्यों किया है? विषम स्थलाकृति होने के कारण। देखिए जो आपके जल प्रपात होते हैं इसका मतलब क्या होता है? जल आप समझते हैं, प्रपात का मतलब होता है ऊपर से नीचे गिरना। अगर कोई जल प्रपात बना है इसका मतलब ये हुआ कि जल किसी ऊंचे स्थान से आ रहा होगा और एकदम से वहां पर एक एकदम नीचे स्थान आ गया होगा। तो इस प्रकार से अगर ढाल होगी, कोई पहाड़ है और पहाड़ की एकदम ढाल आती है तो नदी इस प्रकार से बह रही है। अगर नदी इस प्रकार से बह रही है, यहाँ पर ढाल आ गया, तो चूंकि यहाँ पर ढाल है तो जल एकदम से नीचे गिरेगा, और इसके नीचे गिरने को ही हम बोलते हैं जल प्रपात। ठीक, तो चूंकि यहाँ पर जो आपकी क्या लिखा है, अनेक विषम स्थलाकृति, जो आपका एमपी है तो इस क्षेत्र में विशेष स्थलाकृति बनी हुई है। इस प्रकार से एकदम ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया। तो जहाँ जहाँ पर नीचे ढाल बने हुए हैं तो वहाँ पर पानी इस प्रकार से नीचे गिरा है, यहाँ पर नीचे गिरा है, यहाँ पर नीचे गिरा है। ठीक, तो यहाँ पर भी जलप्रपात बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। ठीक, तो यहाँ पर विषम स्थलाकृति है, जो आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो फिजिकल स्ट्रक्चर काफ़ी ऊपर नीचे है, और उसी कारण से यहाँ पर काफ़ी जलप्रपात का निर्माण हुआ है। क्लियर है बात? चल आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस क्षेत्र से सरकार को काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त होता है, इसलिए इसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक, अब देखें जरा इसमें, नर्मदा के पूर्व व दक्षिण पूर्व में गोंडवाना काल के कोयले के निक्षेप पाए गए। जो आपका नर्मदा है इसके ईस्ट मतलब कि इसके दक्षिण पूर्व वाले पार्ट में, कहाँ पर? पूर्व दक्षिण पूर्व, यानी इसका जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहां पर गोंडवाना काल के कोयले के निक्षेप पाए गए हैं, जो और सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। ठीक, ये आपका हो गया। तो भी इतना पढ़ लिया हमने। तो नर्मदा सोन घाटी को हमने काफ़ी अच्छे से डीप जाकर समझा है। जो जो क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है उनको हमने पढ़ लिया है। अब जब इसके क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो और भी डीप समझेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप मैप लेकर बैठना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी इसमें आपके रिवाइज हो जाए और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।